नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 44। एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 44 44 नंबर लेक्चर करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा था न्यूरो ओवेरियन साइकिल एंड न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल, ये अपना टॉपिक चल रहा था। तो ओवेरियन साइकिल क्या, ये आपको बता दिया था कि ओवेरियन साइकिल का मतलब ये है कि ओवरी के अंदर होने वाले अंडाणु निर्माण और पुटक निर्माण की घटनाएं किसमें आती है, ओवेरियन साइकिल के अंदर आती है। और इसके लिए आपको बताया था कि जो ओवरी होती है उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के द्वारा जो है ऊगोनिया और फॉलिकुलर सेल्स का निर्माण होता है। वो आगे जाकर के प्रीमोर्डियल फॉलिकल का निर्माण करते हैं। प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वेजिकुलर फॉलिकल में वेजिकुलर फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण होता है। और ग्राफिन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल होता है जिसके चारों ओर थिका नामक लेयर पाई जाती है। अंदर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की लेयर होती है, उसके बीच में एक गुहा होती है जिस गुहा के अंदर को एंट्रम कहते हैं या वेजाइकल कहते हैं। और उसके अंदर फॉलिकुलर लिक्विड जो द्रव है भरा होता है जिसके अंदर एस्ट्रोजन की सांद्रता पाई जाती है। उसके अलावा जो सेकेंडरी ओसाइट या हुआ उसके चारों जोना पेलिसुडा आवरण होता है। उसके चारों ओर जो है कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के चारों जो ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का क्यूमुलस फोरस लेयर होती है। और ग्राफिन फॉलिकल ये मैच्योर फॉलिकल होता है जो आगे जाकर के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से फटता है। आज इसका अपने जो संरचना थी वो देख ली थी, ओवरी की संरचना देख ली, ओवरी के अंदर अंडाणु निर्माण की क्रिया देखी थी, और साथ में अपने जो मतलब क्या कह सकते हैं कि जिसको ग्राफिन फॉलिकल है उसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली थी कि उसकी संरचना कैसे किस प्रकार से होती है। आज अपने बात करेंगे उसका न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल की यदि हम बात करें तो इसमें अपने कोई कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है कि न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल की यदि हम बात करें तो इसको हम थोड़ा पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि जो अपने सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है उसको मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। तो उसी का यहाँ भी योगदान रहेगा। वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का निर्माण करती है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रक्त की सहायता से एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आता है, या यूँ कह सकते हैं कि अग्रपीयूष ग्रंथि के पास आता है। अग्रपीयूष ग्रंथि जो है वो किसका स्राव करती है, एफएसएच का स्राव करती है। और एफएसएच जो हार्मोन है जिसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, वो फीमेल के अंदर हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 6 से 13 दिन तक जो फॉलिकल्स बने हुए हैं उनको अगली अवस्थाओं में ले जाने का काम करता है। उसके बाद में जैसे जैसे एफएसएच हार्मोन बनता है तो मैंने बताया था आपको कि लगभग 7 से 12 फॉलिकल्स अगली अवस्थाओं में जाते हैं, परंतु अंत में ग्राफिन फॉलिकल में एक फॉलिकल चेंज हो पाता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। उस घटना को हमने एट्रेशिया नाम दिया था, और जो फॉलिकल्स नष्ट होते हैं उनको एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। ये बात अपने कर चुके हैं। उसके बाद में देखिएगा कि जो एफएसएच हार्मोन है उसने अपना काम कर दिया। उसके बाद में जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन आता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफिन फॉलिकल को फाड़ने में क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो एफएसएच और एलएस दोनों का फीमेल के अंदर यही कार्य है। एफएसएच फॉलिकल्स को अगली अवस्थाओं में ले जाने का काम करता है, और एलएस जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एलएच जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है जो कि ग्राफिन फॉलिकल के फटने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके दौरान मैंने बताया था कि जब फॉलिकल बनते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि मादा के जननांग जैसे अंडाशय, गर्भाशय, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चेंजेस करता है। उसके अलावा जब फॉलिकल फटता है तो उसके बाद में अपने कार्पस ल्यूटियम बनती है। कार्पस ल्यूटियम जिसको एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही कहा जाता है। ये एक शब्द आता है कि एक ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर स्थित होती है, या इसको साइक्लिक ग्लैंड भी कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम को। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ओवरी खुद एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है, उसके अंदर क्या स्थित है ये कार्पस ल्यूटियम। तो पहली बात तो ग्लैंड के अंदर ग्लैंड है ये। दूसरी बात क्या होती है, इसको हम साइक्लिक ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती है और टूट जाती है, बनती है और टूट जाती है। अगर निषेचन हो जाता है तो 9 महीने बनी रहेगी, और 9 महीने बाद वापस जो है ये बच्चे के प्रसव के पश्चात वापस दुग्धपान जैसे पूरा होता है उसके पश्चात वापस ये रथ चक्र शुरू होकर के वापस बनती है। तो इस प्रकार ये प्रत्येक 28वें दिन के बाद बनती है, नष्ट होती है, बनती है, इसलिए चक्र के रूप में चलती है घटना, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो इसलिए इसको साइक्लिक ग्लैंड भी कहा गया। और साइक्लिक ग्लैंड करने के साथ साथ ये हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा?
प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको बताया था कि जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय के अंदर कर्माकुंचन को रोकता है और जो गर्भावस्था है उसको बनाए रखता है। तो इस प्रकार से ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये इसका क्या है, ओवेरियन साइकिल और उसका क्या न्यूरो एंडोक्राइन क्या है, कंट्रोल होता है। अब यदि हम बात करें इसका थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि सबसे पहले बात करें हम कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस द्वारा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि क्या करता है, एडिनोहाइपोफाइसिस को एफएसएच व एलएच के स्त्राव के लिए प्रेरित करता है, स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। कौन सा, हाइपोथैलेमस का जीएनआरएच या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिएगा कि ये घटना जैसी घटती है तो दूसरी घटना क्या घटती है, एफएसएच हार्मोन पुटकों को अगली अवस्थाओं में, अंडाशय में, थोड़ा पूरा लिख देते हैं, अंडाशय में पुटकों को अगली अवस्थाओं में प्रेरित करता है। अब करता कैसे, जैसे प्रीमोर्डियल फॉलिकल किसमें चेंज होगा, प्राइमरी में, प्राइमरी किसमें चेंज होगा, वेजिकुलर में, और वेजिकुलर से क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो देखो फॉलिकल जब लड़की जन्म लेती है तो उसके अंडाशय में कौन से होते हैं, लगभग 10 लाख के करीब प्रीमोर्डियल होते हैं। और जैसे ही रज चक्र प्रारंभ होगा, रज चक्र प्रारंभ होने का मतलब एफएसएच बनेगा, उसमें एफएसएच जैसे बनेगा तो वो प्रीमोर्डियल किसमें चेंज हो जाएगा, प्राइमरी में, प्राइमरी वेजिकुलर में, वेजिकुलर किसमें चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। तो ये क्या है, अगला जो है एफएसएच का क्या है, कार्य है। उसके बाद में जो है एफएसएच के प्रभाव से वेजिकुलर व ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम नामक गुहा बनती है। क्या बनती है, गुहा बनती है, जिसमें लिक्वर फॉलिकुलाई द्रव भरा रहता है। इस द्रव में एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण का स्त्राव कह सकते हैं, निर्माण के तो स्त्राव पुटक कोशिकाएं व थीका इंटरना द्वारा होता है, थीका इंटरना द्वारा होता है। तो ये लिक्विड फॉलिकुलाई जो द्रव, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉलिकुलाई एक्चुअल में पुटक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित क्या होता है, द्रव होता है। और इस द्रव को हम वेजिकुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो द्रव है ये वेजिकुलर जो अपना फॉलिकल है उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है, और ग्राफियन फॉलिकल तक ये जो गुहा थी, इस गुहा के अंदर ये द्रव है, इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, और उसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन या किसकी सांद्रता पाई जाती है, एस्ट्रोजन की सांद्रता इसमें पाई जाती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन देखिएगा, अब एफएसएच जैसे जैसे बनेगा तो पुटक अगली अवस्थाओं में जाएंगे तो वेजिकुलर और ग्राफियन फॉलिकल जैसे जैसे बनेंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब देखिएगा कि अब पुटक परिपक्व हो गया, तो पुटक जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व पुटक या ग्राफियन फॉलिकल लिख दें हम, यदि ग्राफियन फॉलिकल के बनने के बाद
बाद LH हार्मोन की सांद्रता 6 से 10 गुना अधिक हो जाती है, 6 से 10 गुना बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, बढ़ जाती है, जिससे थीका एक्सटर्ना द्वारा लयनकारी एंजाइम स्त्रावित होते हैं, जो कि प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होते हैं, लयनकारी एंजाइम होते हैं, स्त्रावित होते हैं, जो कि ग्राफिन फॉलिकल की दीवार का अपघटन कर देते हैं, अब देखिए दीवार अगर अपघटित होगी तो इसका मतलब उसके अंदर छिद्र हो गया। उसी दौरान क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, बनता है उसी जगह, और वो क्या करता है, एक वैसोडाइलेटर की तरह कार्य करता है। और वैसोडाइलेटर के कारण क्या होता है कि जो अंडाशय द्रव है और जो प्लाज्मा होता है अंडाशय का, वो सारा का सारा कहाँ उस पुटक के अंदर भर जाता है। तो अब क्या होगा कि ग्राफिन फॉलिकल की दीवार का अपघटन हो जाएगा, यानी उसके अंदर छिद्र हो जाएगा। छिद्र होने से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है जो कि वैसोडाइलेटर की तरह कार्य करता है, अब वैसोडाइलेटर की तरह कार्य करने का मतलब क्या होगा, एक तो गर्भाशय के अंदर कर्माकुंचन होंगे, दूसरा क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर भी क्या कर्माकुंचन उत्पन्न कर देता है, तीव्र कर देता है। तो जिससे क्या हुआ, जो ब्लड वेसल्स का प्लाज्मा है और जो अंडाशय द्रव है वो सारा का सारा कहाँ भर जाता है, इसे पुटक के अंदर भर जाता है, जिससे प्लाज्मा व अंडाशय द्रव पुटक में भर जाता है, जो पुटक में भर जाता है और पुटक फट जाता है, अब पुटक जैसे ही फटेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte क्या है वो मुक्त हो जाएगा या ओवा मुक्त हो जाएगा। और सेकेंडरी oocyte जैसे मुक्त होता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। फट जाता है, जिससे सेकेंडरी oocyte या कुछ जंतुओं में ओवा अंडाशय से बाहर निकल जाता है, इस घटना को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब अंडोत्सर्ग होगा और फिर क्या होता है कि अंडोत्सर्ग होने के बाद में जो सेकेंडरी oocyte या ओवा है वो तो कहाँ चला जाएगा, अंडवाहिनी के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर फिर निषेचन होता है। तो जो है प्रेगनेंसी स्टेज बनी रहती है और कार्पस ल्यूटियम भी बनी रहेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी स्टेज के लिए कार्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम बनते, और कार्पस ल्यूटियम को बने रहने के लिए भी कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिम्मेदार होता है। अंडोत्सर्ग के लिए वह यूँ लिखते हैं अपने, अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम नामक साइक्लिक ग्लैंड का निर्माण होता है, जिसके द्वारा
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है या संश्लेषित होता है, स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम के बनने हेतु LH हार्मोन आवश्यक होता है। LH हार्मोन आवश्यक होता है। कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? LH हार्मोन आवश्यक होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने काम क्या किया? पहला तो अंडोत्सर्ग को प्रेरित कर दिया, ग्राफिन फॉलिकल को फाड़ दिया उसने, और ग्राफिन फॉलिकल को जैसे ही फाड़ा, इसमें देखो ग्राफिन फॉलिकल वाली घटना में बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, ये ग्राफिन फॉलिकल हो गया, ये बार की लेयर कौन सी होती है? थीका। बार की लेयर कौन सी है? ये थीका। तो यहाँ पर क्या होते हैं? एंजाइम्स बनते हैं। वो एंजाइम थीका एक्सटर्ना बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? थीका एक्सटर्ना। एंजाइम सिक्रेट करेगी, और प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? इस दीवार को गला देते हैं या दीवार को तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या होगा? यहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं, अंडाशय द्रव होता है, ओवेरियन फ्लूइड एंड प्लाज्मा, ये सारा सारा कहाँ है? यहाँ आएगा। क्यों आएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। किसकी वजह से? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन एक वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर का मतलब होता है कि ये जो कोई भी मसल्स हैं उनके अंदर संकुंचन यानी कर्माकुंचन उत्पन्न कर देता है। अब कर्माकुंचन उत्पन्न होगा अंडाशय और ब्लड वेसल्स के अंदर, तो प्लाज्मा है चाहे अंडाशय द्रव सारा किसके अंदर भरेगा? इस फॉलिकल के अंदर भरेगा। फॉलिकल एकदम तेजी से क्या हो जाता है? फट जाता है। फटते ही क्या मुक्त हो जाएगा? ओवा मुक्त हो जाता है। और ओवा आगे कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब की ओर चला जाता है। तो ये घटना होती है। अब देखो उस उस घटना को हमने अंडोत्सर्ग नाम दिया। तो अंडोत्सर्ग के लिए उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम बनती है। कार्पस ल्यूटियम एक्चुअली में है क्या? कुछ नहीं है। जो फटी हुई पुटक कोशिकाएं हैं उनके अंदर ही छोटी छोटी वसा की पीली बूंदें इकट्ठी हो जाती है, जिनको हम ल्यूटीन कहते हैं। तो ल्यूटीन युक्त जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको ही क्या कहा जाता है? कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और कार्पस ल्यूटियम जैसी बनती है तो क्या कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है और गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है। हार्मोन है कौन सा? अपना ये कार्पस ल्यूटियम से बना हुआ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब कार्पस ल्यूटियम जो है ये जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बना रहे हैं ये। तो ये आवश्यकता पड़ने पर जो है अगर पीयूष ग्रंथि या एडिनो हाइपोफाइसिस है उसका भी संदमन कर देते हैं। और संदमन जैसे कहें तो FSH और LH उसको स्त्राव को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसलिए इनिबिन जो है वो भी स्रावित होता है। क्योंकि अब आपको पता है कि जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनेगी मान लो तो बनेगी तो उसके द्वारा क्या बनते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेंगे। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो बनेंगे तो वो क्या करेंगे? गर्भावस्था को बनाए रखेंगे। अब गर्भावस्था को बनाए रखेंगे इसका मतलब नया रज चक्र महिलाओं में प्रारंभ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम साथ साथ में इनिबिन एक हार्मोन स्रावित करता है। वो इनिबिन हार्मोन क्या करता है? एडिनो हाइपोफाइसिस के प्रभाव को कम कर देता है ताकि FSH ना बने। नए FSH नहीं बनेगा तो LH भी नहीं बनेगा, और FSH और LH नहीं बनेंगे तो महिलाओं के अंदर नया रज चक्र भी प्रारंभ नहीं होता है। और यदि हम ये कंडीशन देख लें कि यदि मान लीजिएगा महिला के अंदर निषेचन नहीं होता है, तो निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो नष्ट हो जाएगी 28वें दिन तक। तो नष्ट हो जाती है तो जिससे क्या होता है कि नया रज चक्र क्या हो जाता है? उसमें प्रारंभ हो जाता है। तो अब अगला जो अपना पॉइंट है इसके अंदर हार्मोन से संबंधित है कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा इनहिबिन
हार्मोन भी बनता है, हार्मोन भी बनता है जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस को एफएसएच व एलएच के संदमन के लिए प्रेरित करता है, अब ये एलएच और एफएसएच का संदमन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पीयूष ग्रंथि से ये दोनों हार्मोन नहीं बनेंगे तो नया चक्कर भी क्या होगा, नहीं बनेगा। और इसके अंदर थोड़ा बहुत योगदान किसका होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी यूँ कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यदि बनेंगे तो एफएसएच और एलएच नहीं बनेंगे। यदि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता कम हो जाती है किसी भी वजह से तो एफएसएच और एलएच बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये अगला पॉइंट अपने ये लिख सकते हैं रज चक्कर के 28वें दिन यदि कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता कम हो जाती है जिससे एडिनो हाइपोफाइसिस पुनः एफएसएच व एलएच का स्त्राव शुरू कर देती है स्त्राव शुरू कर देती है। तो ये चक्कर चलता है पूरा महिलाओं के अंदर। अब यदि हम अगर यहाँ पर ऑल ओवर बात करें कि कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं या कौन कौन से मुख्य हार्मोन बन रहे हैं, तो यहाँ पर हार्मोन कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बन रहा है, वो जिम्मेदार है अंडाशय चक्र के लिए। दूसरे एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा कौन से बन रहे हैं, एफएसएच और एलएच बन रहे हैं, वो दोनों जिम्मेदार है। उसके अलावा पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा कौन सा बन रहा है, अपना एस्ट्रोजन बन रहा है, वो क्या है, जिम्मेदार है किसके लिए, गर्भाशय में मरम्मत करने के लिए, अंडवाहिनी को तैयार करने के लिए। उसके अलावा अपने ये योनि वेजाइना के अंदर चेंजेस करने के लिए, तो ये एस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है। उसके अलावा एस्ट्रोजन जैसे जैसे बनेंगे तो महिलाओं के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना, दाढ़ी मुचका नहीं आना, जो अपने इनके स्तन ग्रंथियाँ और जो हिप्स वाला चित्र वहाँ वसा का जमाव होना, प्यूबिक क्षेत्र में रोम का विकास होना, तो ये सारे एस्ट्रोजन के कारण होने वाली घटनाएं हैं। उसके बाद में अगला हार्मोन क्या है, कार्पस ल्यूटियम जब बनेगी तो कार्पस ल्यूटियम जब बनती है तो उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या करता है कि गर्भावस्था को बनाए रखता है, यानी कि गर्भाशय को पूर्णतः 9 महीने के लिए महिलाओं के अंदर तैयार रखता है ताकि गर्भावस्था बनी रह सके, उसके अंदर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम के द्वारा इनिबिन प्रोटीन हार्मोन कह सकते हैं या इनिबिन हार्मोन भी बनता है, जो क्या करता है एफएसएच और एलएच को कंट्रोल करता है, यानी उनका संदमन किए रखता है। अब कार्पस ल्यूटियम जब तक बनी रहेगी तो एफएसएच एलएच नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो नया रज चक्र प्रारंभ नहीं होगा। और जैसे कार्पस ल्यूटियम नष्ट होती है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया, तो फिर क्या होता है कि एफएसएच एलएच वापस बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये सारा का सारा क्या है, ओवरी का जो साइकिल है उसका न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल है। अब स्टूडेंट कल अपने जो टॉपिक करेंगे वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स एंड न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल। थैंक यू।